में वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंडस्ट्री लगानी है वो इंडस्ट्री चलानी किस पे है? तेल पे। तेल मिलता किस में है? समझ आ गई बात? यानी इतनी इंपॉर्टेंट करेंसी है कि जनाब जब उन्होंने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर तो बेचारे 25 लाख बैरल्स पर डे से 1 लाख बैरल्स पर डे पे पहुंच गए, जस्ट बिकॉज कि तेल बिक किस में रहा था? डॉलर के अंदर। सो व्हेन कंट्रीज रियलाइज कि यार व्हाई आई हैव टू जस्ट पे दिस डॉलर या दिस करेंसी टू बाय समथिंग दैट आई नीड फ्रॉम एन अदर कंट्री, नॉट इवन यूएस। अगर मुझे अमेरिका से कुछ चीज खरीदनी है तो मैं अमेरिकी पैसों में पे करूं, समझ आती है। मैंने खरीदनी है ईरान से, मैंने खरीदनी है जनाब जो है वो सऊदीया से, लेकिन पेमेंट मुझे किस में करनी है? डॉलर के अंदर। ये क्या बात हुई? मैं जिस मर्जी करेंसी में चाहूं पे कर दूं। नहीं जी, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो फिर ऐसी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड करने के लिए हम तेल नहीं खरीदते, राइट? अल्टीमेटली प्रेशर आएगा उन कंट्रीज के ऊपर जो कंट्रीज की इकोनॉमी चलती है तेल से, वो ऑटोमेटिकली खुद ही जनाब अपना हाथ खींच लेंगे किससे? अमेरिका से, यानी यूएस डॉलर से। मेरी बात फॉलो हो रही? सो एक आइडिया, टेक्टिक था बाय द कंट्रीज टू मूव अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द डॉलर। नोट कीजिएगा जी। दिस वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी knows, this world of the 21st century knows that the real war is not fought on the borders. The real war is not fought on the borders. In fact, the real war is the economic war. The real war is the economic war. But the economy requires infrastructure and commodities. Economy requires infrastructure and commodities. But the commodities require oil / energy for production. Oil / energy for production. And this energy was only available. This energy was only available to be bought in US dollar. Bought in the US dollar. Hence, the countries decided to move away. The countries decided to move away from the petrodollars. Countries decided to move away from the petrodollars. समझ आ गई बात? Reason number 3, the US dollar was getting way too expensive. The US dollar was getting way too expensive for the emerging nations. US dollar was getting way too expensive for the emerging nations. पाकिस्तान जैसा कंट्री है ना, छोटा कंट्री, इमर्जिंग नेशन जो है, राइट? उसके मुल्क में महंगाई क्यों आ रही है? हमारे मुल्क में महंगाई क्यों है? क्योंकि डॉलर महंगा। जो इमर्जिंग नेशंस है ना, छोटी नेशंस हैं, जो पावरफुल नेशंस अभी नहीं है, जो इकोनॉमी उनकी ज्यादा अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए ना डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है। हर चीज ही अल्टीमेटली क्या हो रही है? डॉलर में है, हर चीज महंगी हो रही है क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही? अब आपको पता है अभी अगले दिनों कुछ आ रहा है, वो बजट भी आ रहा है, राइट? अब उस बजट के अंदर जारी बात है तब पता चलेगा कि ये क्या करने लगे। मेरा एक स्टूडेंट ही है, उससे कल ही मेरी बात हो रही थी, वो उधर
फाइनेंस डिवीजन के अंदर है जो बजट्स वगैरह बना रहे हैं। कल ही मेरी इससे डिस्कशन हो रही थी। सो बेसिकली आई हैड टू बाय समथिंग, ठीक है। उससे मैंने पूछा, मैं कहा भाई बजट आ रहा है, कम हो रही है ज्यादा हो रही, ठीक है। मुझे कहता सर अभी डिसाइड हो रहा है, लेकिन एक चीज मुझे कंफर्म है कि ये ना डॉलर को पेक करने लगे हैं 295 पे, स्टॉप लगाने लगे हैं 295 पे, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि इससे होगा ये कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो कमोडिटीज की प्राइस है ना उस सेम स्टेट में आ जाएगी, ना वो ऊपर जाएगी ना वो नीचे जाएगी। डॉलर अगर 320 का भी चला गया ना तो आपको 295 के हिसाब से ही अल्टीमेटली जो है वो बनेगा, गवर्नमेंट ऊपर से खुद पैसे देगी। लेकिन अगर वो डॉलर नीचे आ गया अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, फायदा उठाएगी, और वही फायदा लॉन्गर रन में अगले बजट के अंदर शायद आपको डेवलपमेंट के जो है ना वो उसमें वापस आ जाएगा। लेकिन कहता सर अभी तक मुझे यही समझ आ रही है कि दिस इज व्हाट दे आर डिसाइडिंग। लेकिन कहता अभी उसकी मीटिंग है, राइट। वो कुछ लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है हर एक बंदे को ना इस तरह बात करने की कि जैसे पता नहीं मेरा दोस्त है। वो कहा सर वो आज शहबाज के साथ मीटिंग है। मैं किसके साथ? अच्छा, मैं कहा हाँ सर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। उसने ऐसे बात की कि शहबाज मतलब वो होता नहीं को कजन नहीं है अपना को बंदा, जब वो है मीटिंग आज ना शहबाज के साथ तो डिसाइडिंग उस पर। मैं कहा वेरी नाइस भाई, तो मिलो शहबाज के साथ तुम जो है वो, ठीक है, फिर बताना कि क्या डिसाइड हुआ। तो खैर वो बात कहीं और निकल गई। तो कहने का मकसद ये कि दे डिसाइडिंग टू पेग, अभी ये कंफर्म नहीं कि अब ऐसा करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज दे नीड अप्रूवल फ्रॉम द आईएमएफ वालों से अप्रूवल भी लेना है उन्होंने, क्योंकि दुनिया के अंदर डॉलर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, 295 रुपीज का डॉलर इटसेल्फ इज नॉट अ सस्ता डॉलर, ठीक है। फॉर अ स्मॉलर कंट्री, फॉर इमर्जिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, 295 रुपीज का डॉलर इज वे टू एक्सपेंसिव। और हर चीज को डॉलर में बिक रही है तो हर चीज महंगी हो रही है यार। अगर डॉलर की प्राइस 110 रुपए है, 110 रुपए है, और आपको $1 की एक चीज मिल रही है, तो इसका मतलब आपको 110 रुपए की चीज मिल रही है, आप मार्केट में 120 की बेच देंगे। अगर आपको मिली वो 295 की रही है वो $1 की, है वो $1 की, लेकिन वो आपके मुल्क में 295 की, तो सरकार हर चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तेल महंगा हो जाएगा क्योंकि डॉलर के अंदर तेल आता है, हर चीज की प्राइस जो है महंगी हो जाएगी। बाहर से जो चीजें इंपोर्ट होती हैं वो तो डॉलर में ही पे कर रहे हैं। $40 की चीज आपने बाहर से इंपोर्ट की है, डॉलर 100 का होता तो चीज कितने की होती, 4000 की। अब डॉलर 300 का तो चीज कितने की होगी, 12000 की। समझ आ गई बात? तो ये डॉलर की सिचुएशन है फॉर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, फॉर स्मॉलर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, डॉलर वाज गेटिंग वे टू एक्सपेंसिव। दैट इज व्हाई कंट्रीज वांट अ करेंसी व्हिच इज अ लिटिल लोअर देन द डॉलर। वो कहते हैं कि यार भाई बस हो गई है हमारी इतने पैसे पे कर करके। इससे ना वेज प्राइस स्पिरल आता है। वेज प्राइस स्पिरल पता क्या होता है, आपकी वेजेस उतनी ही है, प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। वेजेस तो उतनी की उतनी है, प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं। तो जो कंपनी के लोग होते हैं वो कहते हैं सरकार आप हमारी वेजेस को क्या करें, बढ़ाएं, क्योंकि प्राइसेस क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अगर प्राइसेस देखें यहां पर है, इधर देखें, फोकस रखें, प्राइसेस इधर हैं और वेजेस इधर हैं। यू वांट के वेजेस को भी इधर लाया जाए, तो आपको वेजेस इंक्रीज करनी पड़ेगी कंपनी को। कंपनी को वेजेस इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। वो अपनी प्रोडक्ट कीमत बढ़ाएगी तो ज्यादा पैसे कमाएगी ना। जो ज्यादा पैसे कमाएगी वो आपको वेजेस ज्यादा देगी। आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी वेजेस कम है और प्रोडक्ट कीमत ज्यादा है, तो हमारी वेजेस को ज्यादा करें ताकि हम वो प्रोडक्ट खरीद सकें। तो सरकार अगर आपकी वेजेस कम है तो बाकी पाकिस्तान की भी तो कम ही है। अगर आप अपनी प्राइसेस को इतना बढ़ा दें, हो सकता है आपकी कमोडिटी, आपकी जो प्रोडक्ट है बिल्कुल ही बिकना बंद हो जाए। तो कंपनी ने यह भी डिसाइड करना होता है कि सरकार इतनी प्राइस नहीं बढ़ानी कि बिल्कुल ही बंद हो जाए खरीदारी, लेकिन वो कम से कम बढ़ाना भी चाहेंगे क्योंकि उनको अपने इंप्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, वेजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी। तो कंपनी एंड पे पता करती है, कंपनी कहती है भाईजान एक्स्ट्रा स्टाफ को ले ऑफ करो, यार एक्स्ट्रा बंदे कर जाओ, मुझे इतने बंदों की जरूरत ही नहीं है। इंसान जिंदा रह सकता, कैन इंसान लिव विद 1 किडनी? यस, गुड, किडनी भेज दो एक आदि आईफोन के लिए। समझ आ गई? तो अगर मैं दो बंदों की बजाय एक बंदे से काम चला सकता हूं, एक बंदे को निकाल दो, और जो एक बंदे को निकाला उससे जो पैसे बचे वो दूसरे बंदे को ही दे दिए। समझ आ गई बात? तो ऐसे सिनेरियो में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है या फिर आपके पास प्राइसेस इंक्रीज कर जाती। तो ये सिचुएशन आती है फॉर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। डॉलर वाज बिकमिंग वे टू एक्सपेंसिव, दैट इज व्हाई कंट्रीज वांट दैट करेंसी व्हिच इज लिटिल लोअर द यूएस डॉलर। नोट कीजिएगा जी।
देखिए जी, फॉर इमर्जिंग कंट्रीज, फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, देखिए फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज द डॉलर is making exports way more expensive. Exports import दोनों लिख लें. For emerging countries like Pakistan, the dollar was making exports and imports way more expensive. Hence, the smaller economies wanted a more stable currency. Smaller countries wanted a more stable currency, less expensive as compared to the US dollar. Less expensive as compared to the US dollar, because expensive dollar fuels inflation. Because expensive dollar fuels inflation. समझ आ गई बाजी? पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा जी. द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड बियॉन्ड ऑयल, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड बियॉन्ड ऑयल. अच्छा, गल्फ स्टेट्स आर द बेसिक रीजन वाई डॉलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड. सादी जुबान में, गल्फ कंट्रीज आर द रीजन वाई डॉलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड. अगर किसी को गालियां देनी है तो इनको गल्फ कंट्रीज को दें. यहां बात समझ आती? यहूदो नसारा को ना दें. यहूदो नसारा आपको जो है ना वो नेशनैलिटी दे देते हैं, ये नहीं देते. ठीक है जनाब, यहां पे आप जानवरों की तरह काम भी करते हैं और जब चाहिए आपको लात मार के निकाल भी देते हैं. वो बेवकूफ हैं, पागल हैं सारे के सारे. वहां 4-5 साल आप काम करें और उसके बाद कहते हैं भाईजान आप हमारे लिए बहुत लॉयल हैं, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप हमारे पास मुल्क में आ जाए. समझ आ गई बात? Gulf countries are the reason why dollar became the most important currency in the world. And now when the Gulf countries have decided themselves that they want to go beyond oil, the dollar is now becoming a less powerful currency in the world. भाई जिनकी वजह से डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट था, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमने बियॉन्ड ऑयल जाना है. जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमने बियॉन्ड ऑयल जाना है तो सरकार ऑयल अब क्योंकि डॉलर के अंदर पहले बिकता था, अब जब ऑयल जरूरत ही नहीं है या कम जरूरत है तो इसका मतलब है कि आहिस्ता 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 अगर डॉलर जो है वो खत्म होगा ऑयल से, तो डॉलर हर कमोडिटी से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. क्योंकि ऑयल की वजह से ही बाकी कमोडिटीज भी डॉलर के अंदर खरीदी और बेची जाती थी. मेरी बात फॉलो हो रही? तो नोट कीजिएगा. The Gulf countries are the reason why dollar in the first place became the most powerful currency in the world. The Gulf countries are the reason why dollar became the most powerful currency in the world. Now, the shift in their policy towards the east, and their economy beyond oil has put the place of US dollar in danger as well.
हैज पुट द प्लेस ऑफ यूएस डॉलर इन डेंजर एज वेल। समझ आ गई बात? कितने पॉइंट्स हो गए? 4 हो गए। 5वें नंबर पे आ जाए। पॉइंट नंबर 5, द क्रिएशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक बाय ब्रिक्स। द क्रिएशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक बाय ब्रिक्स। भाईजान ब्रिक्स ने कहा है कि हम एक नया डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे जो आईएमएफ को क्या करेगा? काउंटर करेगा, रिप्लेस करेगा। नंबर 2, आपको उस बैंक से यूएस डॉलर में कर्जा नहीं मिलेगा, आपको उस बैंक से हमारी करेंसीज में कर्जा मिलेगा, ताकि आप यूएस डॉलर के शिकंजे से क्या हो जाएं? दूर हो जाएं। आप हमारी करेंसी में ही कर्जा लें, हमारी करेंसी में ही क्या करें? वापस कर दें। आपको फर्क ही नहीं पड़ता डॉलर है या आपके मुल्क में नहीं है। वेरी गुड, समझ आ गई बात? ये सिचुएशन है अंडरस्टैंड करने की। जब आपके पास आपको कर्जा चाहिए, कर्जा जब आपको डॉलर में ही मिलता है, इसलिए आपको वापस भी डॉलर में करना पड़ता है, क्योंकि कर्जा देता कौन था? असल में आईएमएफ। अब अगर आपको एक नया आईएमएफ मिल जाए जो कहे कि भाईजान यूएस डॉलर के अंदर कर्जा आपको नहीं मिलेगा, आपको कर्जा किसी और करेंसी में मिल जाएगा और आप उसी करेंसी में वापस कर दिएगा, क्योंकि यार मुझे क्या करना है यूएस डॉलर, राइट? वो जो नई करेंसी बनाएंगे ब्रिक्स वाली, जो कॉमन करेंसी भी बना रही है, अभी तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर लेते हैं, अनलेस वी क्रिएट अ कॉमन करेंसी। अभी के लिए वो कह रहे हैं कि अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड शुरू करो, बाद में कोई कॉमन करेंसी हम बाद में बना लेंगे। लेकिन लोकल करेंसी में ट्रेड इटसेल्फ इज आल्सो एन इंडिकेटर कि वर्ल्ड इज मूविंग बियॉन्ड डॉलर। समझ आ गई ना? कि आप लोकल करेंसी में ट्रेड करो या किसी और करेंसी में ट्रेड करो जो कि डॉलर नहीं है, तो हो तो डी डॉलराइजेशन ही नहीं है। हम तो फोकस उस पर कर रहे हैं ना, डी डॉलराइजेशन। नोट कीजिएगा। बनाने के बजाय वापस गोल्ड भी नहीं है, वापस क्यों करेंगे गोल्ड? क्यों? गोल्ड मेजॉरिटी रिजर्व तो है अमेरिका के पास, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। सारे गोल्ड रिजर्व्स तो रखी हुई अमेरिका ने लिए ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनके पास और है ही क्या? तो वापस गोल्ड में आप जाएंगे फिर तो विले हो जाएंगे सारे के सारे। दूसरा फिर ये होगा एट द एंड ऑफ द डे इनको वापस डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा किसके ऊपर? अमेरिका पे। अपनी पैसे देंगे, डॉलर वहां से गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है? गोल्ड खरीदते जाएंगे, वो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा और रोना पड़ जाएगा सारे का सारा। आइए जी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लिखेगा जी, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, द न्यू डेवलपमेंट बैंक of BRICS has clarified that their loans that their loans will not be in the US dollar, hence will not have to be returned in the US dollar. Will not be in the US dollar, hence will not have to be returned. Will not have to be returned in the US dollar. Currently, the BRICS members are encouraging trade in their local currencies. For example, China is the biggest buyer of Russian energy. For example, China is the biggest buyer of Russian energy, and they pay Russia in the local currencies. And they pay Russia in the local currencies. समझ आ गई बात? सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा है रशिया से? चाइना, और वो डॉलर में पे नहीं करता। भाई 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो ईरान से एग्रीमेंट हुआ है चाइना का, वो डॉलर में तो पे नहीं करना उन्होंने, वो तो उन्होंने युआन में पे करना है या ईरानियन करेंसी में पे करना है। समझ आ गई बात? पाकिस्तान ने जो वहां से मंगवाया था, वो जो कंटेनर मंगवाया था रशिया से तेल का, वो पाकिस्तान ने चाइनीज युआन में पे किया था, डॉलर में पे नहीं किया था। तो कंट्रीज अब आपस में कर रही हैं ट्रेड थोड़ा सा, और वो बाकी करेंसीज को भी क्या कर रही हैं? थोड़ा सा फेवर कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा जी,
द साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड, RAND, साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड has become the official currency of several African countries. Several African countries. समझ आ गई बात? ये जो साउथ अफ्रीकन करेंसी है ना रैंड, ये सेवरल अफ्रीकन कंट्री है, बोट्सवाना, नामीबिया, स्वाजीलैंड, ये जो कंट्रीज बिल्कुल साउथ अफ्रीका के साथ साथ है, बोट्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, स्वाजीलैंड हो गया, सबकी करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। यानी कि US डॉलर नहीं, अब लोकल करेंसीज भी दुनिया की इंपॉर्टेंट करेंसीज बनती जा रही हैं। जिस तरह बहुत से मुल्कों के अंदर डॉलर इस्तेमाल होता था ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, समझ आ रही है? अब वो डॉलर की बजाय बाकी करेंसीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो बाकी करेंसी, क्योंकि बाकी करेंसी की तरफ इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जनाब हमारी आपस में क्या हो, ट्रेड हो। एक ही करेंसी होगी, आपस में ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ आ गई बात? इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर ले, लिखिएगा जी। व्हेन कंट्रीज डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर ट्रेड, बल्कि आप लिखें व्हेन अफ्रीकन कंट्रीज डिसाइडेड, व्हेन अफ्रीकन कंट्रीज डिसाइडेड to expand their trade primarily with South Africa, primarily with South Africa, primarily with South Africa, they decided to adopt South African currency for better trade. They decided to adopt South African currency for better trade. Better trade. क्लियर होगी बाजी? ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं व्हाई डी डॉलराइजेशन इज बेसिकली टेकिंग प्लेस। इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। तकरीबन कोई 5-7 मिनट की ब्रेक लेते हैं ताकि जरा थोड़े से कोई सांस आ जाए। उसके बाद 5-7 मिनट की ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो जनाब? आफ्टर 5-7 मिनट्स तो बंदे रहिए हमारे साथ, 5-7 मिनट के बाद फिर वापस आते हैं। थैंक यू।
भाई हम अब वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप अनम्यूट कर दें, ऑनलाइन वाले भी डिस्कशन सुनना चाह रहे हैं। भाई हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ गपशप कर रहे हैं। अगर आप गपशप सुनना सुनना चाह रहे हैं तो अखबार लाहौर है। मैडम आप वॉकआउट कर रही हैं? मेरे साथ वॉकआउट कर रहे हैं। हाँ भाई कैसा मौसम है भाई? जरा जरा कुछ समझ आया। समझ आ रही है? मौसम की समझ आ रही है? लेक्चर ये सब लेक्चर जब आप लिखवा रहे थे तो लिखा था नहीं। अच्छा लिखा आपने सारी, आपको बैठ के दोबारा पढ़ेगा ताकि तू समझ ले उसे। ऐसे ही अच्छा प्लान है। आयशा कह रही है हम कंप्लीट प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम सही से पढ़ें। भाई आप बैट्समैन भी बन सकते हैं अगर आप सही से प्रैक्टिस करें। बात बड़ी सिंपल सी है जी, आपको अगर तैयारी अगर आप कंप्लीट करते जाएं, तसल्ली के साथ पढ़ते जाएं और समझते जाएं, एक्स्ट्रा रीडिंग्स अगर कहीं से मिलती हैं तो कर लें, तैयारी होती जाएगी। तैयारी होती जाएगी ना ऑटोमेटिक। मैं आपको बड़ी सिंपल, लोग कहते हैं जी, जिस तरह अभी आप क्वेश्चन भी कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि जब इंसान के पास नॉलेज होता है, यकीन करें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। कॉन्फिडेंस बड़े आराम से आपके आर्गुमेंटेशन में भी होता है, आपके बोलने में भी कॉन्फिडेंस होता है और आपके लिखने में भी कॉन्फिडेंस होता है जब आपके पास नॉलेज हो। जब आपको बैक ऑफ द माइंड ये तसल्ली होती है ना कि सरकार ये टॉपिक मुझे बहुत क्लियर है, तो फिर आपके आर्गुमेंटेशन, आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग सब में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आर्गुमेंट खुद माइंड क्लियर नहीं होता ना, टॉपिक खुद क्लियर नहीं होता, तो यकीन करें बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। तो मुझे याद है कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा था, एक टीचर से मैं पढ़ता था, मैं कहा सर मैंने मतलब अच्छा लिखना चाहता हूँ तो मुझे बताएं वो टेक्निक मुझे। तो मुझे मैंने कहा था बेटा अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़ेंगे तो आप रेसिप्रोकेट करेंगे, लिखेंगे। और अगर अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा सुने, ताकि आप उनको ही क्या करें, रेसिप्रोकेट करें। तो अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा किताब से हटके भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ किताब नहीं, किताब से हटके भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको, इसलिए मैं हमेशा आर्ग्यू करता हूं, स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप लोग ये किया करें कि कोई भी आप लोगों के पास जो है ना वो हो, अच्छा आगे चलिए। कोई भी आप लोगों के पास जो है ना वो मौका मिले, फॉर एग्जाम्पल अखबार पढ़ने का या किताब पढ़ने का, तो ऑनलाइन ना पढ़ा, वो ना किताब हार्ड कॉपी में पढ़ा करें या न्यूज़पेपर भी हार्ड कॉपी में दिखा करें। क्योंकि यार बात बात बड़ी सिंपल सी है, जो अखबार ऐसे खोल के पढ़ने का मजा है ना, ठीक है, वो नहीं है ऐसे करके पढ़ने का मजा। क्योंकि जब आप अखबार खोल के पढ़ते हैं ना, तो फिर ना चाहते हुए भी एक दो खबरें एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं आप, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती हैं। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं ना, सिर्फ वही न्यूज पढ़ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा न्यूज होती है ना कहीं माइंड में आ जाती है कि ओए हाँ वहां पे मैंने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज बड़ी जरूरी होती है। ठीक है जनाब, आते हैं, 1 मिनट रह गया जी डिस्कशन ब्रेक का, उसके बाद मिलते हैं।
अच्छा जी, दरवाजा बंद कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है जी ऑनलाइन? आवाज क्लियर है जी? जी ठीक है जी। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? मैं भाई आपको पहले भी बात बताई है कि जो जब तक जिस क्लास तक आप लोग पढ़ लेते हैं वो सारे का सारा सिलेबस आपके टॉपिक का हिस्सा होता है, टेस्ट का। ये माशाल्लाह आप सबको कितनी दफा मैंने बात बताई है, ये जितना कुछ आप क्लास से पहले तक पढ़ लेते हैं वो सारा कुछ आपके टॉपिक का जो है वो अल्टीमेटली आपके टेस्ट का जो है वो हिस्सा होता है। अब आपका टेस्ट अगर कल है तो आज तक आप जितना कुछ पढ़ लेंगे वो आपके टॉपिक का हिस्सा होगा, यानी आपके टेस्ट का हिस्सा होगा। जहां तक भी आप पढ़ लेंगे वो हिस्सा होगा उसका। ठीक है जनाब? टूट गया कि बच गया? अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं जी, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आखिरी हम चीजें डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग क्या लिखा था हमने, वाई डी डॉलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस। हाँ जी, यही पढ़ नहीं, हमने अब इंपैक्ट्स पढ़ने स्टार्ट करने ना, हेडिंग डालिएगा जी, इंपैक्ट्स ऑफ डी डॉलराइजेशन, इंपैक्ट्स ऑफ डी डॉलराइजेशन, यहां से हमने स्टार्ट करना। इंपैक्ट्स ऑफ डी डॉलराइजेशन ऑन द वर्ल्ड, impacts of de-dollarization on the world, impacts of de-dollarization on the world। इसको जरा अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश करते हैं कि इसका डी डॉलराइजेशन का जो है वो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हो सकता है दुनिया के ऊपर, क्या पॉसिबल इंपैक्ट है डी डॉलराइजेशन का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर डी डॉलराइजेशन जो है वो हो गई, it will be the last nail in the coffin of changing world order। यानी कि ये साबित हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया है, चेंज हो गया। यानी इट विल बी द बिगेस्ट इंपैक्ट, राइट? इट विल बी द बिगेस्ट एविडेंस दैट द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड। हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हमने उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था कि डी डॉलराइजेशन की तरफ कंट्रीज जा रही हैं, और अगर डी डॉलराइजेशन हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड ऑर्डर कंफर्म होया कि वो चेंज हो गया। और यही हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा जी, इसको आप इसमें लिख दें, इट विल बी द लास्ट नेल, इट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। It will be the last nail in the coffin of changing world order। समझ आ गई बात? इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपके ज़हन में ही रहे। लिखिएगा जी, इफ de-dollarization took place, if de-dollarization took place, it will be the biggest evidence, it will be the biggest evidence that world order has finally and completely changed। that world order has been finally and completely changed। de-dollarization का impact number 2, US will lose its power of individual sanctions। US will lose its power of individual sanctions। मुझे एक बात बताएं, यूएस इंडिविजुअल सैंक्शंस क्यों लगा सकता है? क्योंकि डॉलर उसके पास है।
और वो डॉलर को जब चाहे बंद कर दे, डॉलर को जब चाहे उसकी प्राइस को इंक्रीज कर दे, जब चाहे उसकी प्राइस को कम कर दे, जब वो चाहे कंट्री पे सैंक्शन लगा दे कि जनाब तुम डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अब अगर कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं तो यूएस के पास इंडिविजुअल सैंक्शंस की पावर भी खत्म हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ये करती थी कि जिस भी कंट्री पे गुस्सा होता था वो उस कंट्री पे सैंक्शन लगा दिया करती थी कि तुम जो है ना वो लीग ऑफ नेशंस के बाकी मेंबर्स के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। वो कहता था वेरी गुड। लीग ऑफ नेशंस के टोटल 51 मेंबर्स थे, वो बाकी मेंबर्स जो थे, जो कंट्रीज लीग ऑफ नेशंस के मेंबर नहीं थे, वो उनके साथ ट्रेड करता रहता था। तो फायदा सैंक्शंस का नहीं होता था। यानी लीग ऑफ नेशंस की जो सैंक्शंस हैं वो लीग ऑफ नेशंस के ऊपर ही लगेंगे ना भाई। मेरी बात फॉलो हो रही? यानी आप लीग ऑफ नेशंस की कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। सर मैं करना ही नहीं चाहता, ठीक है, मैं उन कंट्री के साथ कर लेता हूं जो लीग ऑफ नेशंस के मेंबर नहीं। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स कहे कि जनाब तुम डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, को सर मैं करूंगा ही नहीं, मैं उन कंट्री के साथ कर लेता हूं ट्रेड जो डॉलर में ट्रेड नहीं करते। मेरी बात फॉलो हो रही? सो अगर डी डॉलराइजेशन हो गई तो यूएस विल लूज इट्स इंडिविजुअल पावर ऑफ इंडिविजुअल सैंक्शंस, जो कि जो है ना यूएस के लिए जो उसका बहुत बड़ा जो यूएस का पावर हाउस होना है या मोस्ट पावरफुल कंट्री होना है या सुपर पावर होना है यूएस का, उसके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। नोट कीजिएगा जी। एज द ग्लोबल ट्रेड टेक्स प्लेस इन यूएस डॉलर, as global trade takes place in US dollar, de-dollarization will open new currencies and new markets. De-dollarization will open new currencies and new markets for the countries. New currencies and new markets for the countries away from USD. Away from USD. US dollar, USD. Away from USD. This will be a blow to US being the sole superpower. This will be a blow to US being the sole superpower. समझ आ गई बात? आइडिया क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3, डी डॉलराइजेशन का इंपैक्ट। अगर डॉलराइजेशन खत्म हो गई यानी डी डॉलराइजेशन हो गई तो इसका मतलब यह है कि फिर कोई और करेंसी पावरफुल होगी, राइट? तो पॉइंट नंबर 3 आएगा, it will lead to a competition between other currencies. It will lead to a competition between other currencies. देखिए बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आज एक करेंसी है जिसके अंदर ना सारी की सारी दुनिया ट्रेड कर लेती है, आसान है ना, एक चीज है, एक ही कमोडिटी है जिसमें सारा कुछ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी ये कैमरा जो है ना ये आपको मिलेगा डॉलर का, तार मिलेगी जनाब आपको पाउंड की, उसके बाद जनाब मार्कर आपको मिलेगा रियाल का, आपको जनाब ये बेल मिलेगी आपको दिरहम की। आपको कि यार ये क्या चक्कर चल रहा है भाई, एक करेंसी हो जिसमें सारा कुछ ही मुझे क्या मिल जाए, आसान हो जाए मेरे लिए। मेरी बात समझ आ रही? आपके लिए मुश्किल हो जाएगी चीजें सारी की सर। आप घर से बाहर निकले हैं कुछ चीज लेने की खातिर, ठीक है, आपको पता चला जनाब इस दुकान पे फलां करेंसी चल रही है, इस दुकान पे फलां करेंसी चल रही है, ठीक है जनाब। अब आपको याद आया था जनाब आप डॉलर लेके निकले हैं घर से, जिस दुकान पे गए हैं उस पे वो चीज नहीं मिली जो आपको चाहिए थी। अब आप किसी दूसरी दुकान पे गए, वो कहते सर मैं डॉलर हम लेते ही नहीं है, हमें कोई और करेंसी चाहिए। तो आपके लिए ना जिंदगी गुजारना एज अ कंट्री बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल डॉलर नहीं तो फिर कोई और करेंसी, तो अगर कोई और करेंसी तो इसका मतलब कंपटीशन बिटवीन न्यू करेंसीज विल स्टार्ट। एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम बनेगा दुनिया का, एक न्यू स्विफ्ट सिस्टम बनेगा बैंकिंग का, एक न्यू ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया जाएगा बैंकिंग सेक्टर का। क्रेडिट का सिस्टम सारे का सारा यूएस डॉलर में चलता है तो नया क्रेडिट का सिस्टम बनेगा। एक बिल्कुल एक नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा दुनिया के अंदर, राइट? युआन कहेगा मैं बहुत पावरफुल हूं,
बात समझ आ रही है? आपके पास इंडियन रुपी कहेगा मैं बहुत पावरफुल हूं, जैपनीज येन कहेगा मैं बहुत पावरफुल हूं। समझ आ गई बात? यूके कह सकता है मेरा पाउंड बहुत पावरफुल है, यूरोप कह सकता है मेरा यूरो बहुत पावरफुल है। एक नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सारी दुनिया के लिए। तो कहने का मकसद है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो जाए, लेकिन सरकार उसके बाद जो एक नई पसूड़ी पड़ेगी, समझ आ रही है, उसके लिए भी दुनिया रेडी नहीं है। समझ आ गई? नोट कीजिएगा। इफ डॉलर हैज टू लूज इट्स प्लेस, सम अदर करेंसी हैज टू टेक दैट एज वेल। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? इफ डॉलर हैज टू लूज इट्स प्लेस, some other currency has to take that place as well. That place as well. A new currency means a new monetary system. A new currency means a new monetary system. समझ आ गई? इन प्लेस ऑफ डॉलर, देयर मे बी वन करेंसी। इन प्लेस ऑफ डॉलर देयर मे बी वन करेंसी, और इट मे क्रिएट अ सिस्टम इन्वॉल्विंग मल्टीपल करेंसीज। It may create a system involving multiple currencies. समझ आ गई बात? This will also lead to another financial war between currencies. This will also lead to another financial war between currencies. समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत बड़ा मसला है, और वो पता क्या है? कंट्रीज हैव टू शिफ्ट देयर रिजर्व्स फ्रॉम डॉलर टू द अदर करेंसी। और क्या वो करेंसी इतनी रेडीली अवेलेबल है भी जितनी डॉलर अवेलेबल है? आपको मजे की बात बताता हूं, जब आपका मुल्क ज्यादा करेंसी छापता है ना, तो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक है? सो इमेजिन करें कि आज पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि पाकिस्तान ये करेगा कि पाकिस्तान जो है वो छापेगा जो है करेंसी अपनी, और उससे पाकिस्तान जो है ना अपने कर्जे उतारेगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्जा आपने डॉलर में उतारना है और डॉलर आप छाप नहीं सकते। पहली बात। नंबर 2, आप अपनी करेंसी छापें, उसके जरिए डॉलर लें, डॉलर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि डॉलर मार्केट में उतना ही है जितना मार्केट को जरूरत है। आपको एक्सेसिव डॉलर मिलेगा नहीं। आपको अपनी करेंसी छाप के कोई फायदा नहीं। आपको अपनी करेंसी छाप के इन्फ्लेशन बढ़ेगी। कैसे? अब आपका मुल्क नया करेंसी छापना शुरू कर दे अपनी करेंसी, और हर बंदे को ना, पाकिस्तान के हर बंदे को क्या करे? एक्स्ट्रा पैसे दे दे। यानी इमेजिन करें पाकिस्तान ने करेंसी छापनी शुरू कर दी और हर बंदे को ना 10-10 लाख रुपए दे दिया कि लो भाईजान रखो। समझ आ गई बात? इमेजिन करें, मैं अगर एक दुकानदार हूं, मुझे पता है कि सरकार परसों जो है ना, हर बंदे की परचेजिंग पावर थी 100 रुपया, आज आपकी परचेजिंग पावर है 10 लाख रुपया। मैं अपनी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है। समझ आ गई बात? आपके पास परचेसिंग पावर ज्यादा का मतलब है मैं अपनी प्राइस को इंक्रीज करूंगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। 10 लाख कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, लेकिन प्राइसेस तो आ गई ना वहां पर, वो वापस कैसे आएंगी? वो तो उधर पहुंच गई। फिर तो आपको मल्टीपल छापते ही रहना पड़ेगा करेंसी सारी का सारा, और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई बात? आपके मुल्क में अंडे जो है लाख रुपए के दर्जन मिल रहे हैं, क्योंकि आपके लोगों के पास पैसे बहुत है। बाहर का बंदा आके आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करने आया है, बाहर का बंदा घूमने आया है पाकिस्तान, उसको पहले $1 के अंदर जो है वो 4 दर्जन अंडे मिलते थे, अब उसे $100 का 1 दर्जन अंडा मिल रहा है। वो कहेगा मैं पागल हूं पाकिस्तान जाऊं? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट खत्म।
क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ना आपके मुल्क में आके, तो बाय डिफॉल्ट ज्यादा करेंसी छापने से नुकसान होगा। सेम गोस फॉर, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे के पास इस वक्त पता है सबसे बड़ा नोट कितने का है? $100 ट्रिलियन का। जिम्बाब्वे के पास $100 ट्रिलियन का नोट भी है एक। भाई ऐसा ही है, वो $100 ट्रिलियन का नोट लेके भी फिर रहे होते हैं। चीजें मिलती हैं उससे, वो खरीदो फरोख्त करते हैं उससे, क्योंकि उनको भी किसी ने मशवरा दिया था ना कि आप नोट छापना शुरू कर दें। उन्होंने सरकार पर नोट छापे हैं और जनाब को ऐसे छापे हैं कि एक जिम्बाब्वेन जो है ना वो डॉलर से लेकर 100 ट्रिलियन का भी नोट उनके पास जो है वो अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता है। यहां तक उनके मुल्क में महंगाई एग्जिस्ट करती, राइट। वहां पर वेनेजुएला तो है, लेकिन जिम्बाब्वे की बात कर, वेनेजुएला में भी है, हर मुल्क, ईरान में भी बहुत है, ईरान में भी बहुत। आपको ये बाली, आप इंडोनेशिया वाली साइड पे चले जाए, वहां पे भी उनकी करेंसी बहुत डाउन है। समझ आ गई बात? आप जहां वहां पे जाकर उनको $100 दें, वो आपको लाख लाख रुपए के वो कहेंगे भाईजान बोरी लेकर आए। बोरी तो नहीं लाए भाईजान, ये आपके पैसे 1 लाख ये है, दूसरा लाख आपका ये है, तीसरा लाख ये। आपको फील होता है कि भाईजान भाई बिल गेट्स है, भाई ही बिल गेट्स है। फिर जब आपको पता चलता है ना भाईजान 1,13,000 का तो नाश्ता हुआ सिर्फ, फिर आपके वो पैसे निकलते हैं उतनी से ना जितना आए थे। समझ आ गई है? तो फिर वो सिचुएशन समझ आती है कि भाईजान करेंसी इतनी डीवैल्यूड है कि सरकार, अगर आप अपने आप को लखपति फील कर रहे हैं ना, तो वहां पर आप जेन्युइन कुछ भी नहीं है। तो वो ये एक जो आपकी करेंसी की डीवैल्यू होने का नुकसान हो जाता है। अब प्रॉब्लम समझाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी करेंसी, अपनी जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर से उठाकर किसी और करेंसी में क्या करने पड़ेंगे? कन्वर्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि वो करेंसी जिसमें वो कन्वर्ट करने हैं, वो ज्यादा करेंसी क्या करेगा? छापेगा। ऑटोमेटिकली उसी मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगी। आपने देखा था वो जो यूएस के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s का, 1928 और 1930 से ग्रेट डिप्रेशन आई इसलिए था क्योंकि डॉलर ज्यादा छपना शुरू हो गया था। भाई मेरे, आप डॉलर छापेंगे तो डॉलर रेडीली अवेलेबल होगा ना मार्केट के अंदर। इमेजिन करें पाकिस्तानी रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। समझ आ गई बात? पाकिस्तानी रुपी ज्यादा छपेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा ना। इंटरनेशनल मार्केट को भी तो यार रुपी चाहिए ना, आपको ज्यादा छापना पड़ेगा रुपी। आप ज्यादा रुपी छापेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके मुल्क में भी क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन। समझ आ गई बात? तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी, ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगी, लेकिन सरकार उसको अचीव करना, उसके बाद की दुनिया का को अंडरस्टैंड करना, राइट, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, राइट। क्योंकि वो तो भाई 150 साल हो गया उनको ये काम करते हुए। जब इन्फ्लेशन उनके मुल्क में आई थी ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, उन्होंने कंट्रोल कर लिया उसको अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाकर, राइट। उस टाइम दुनिया को डॉलर की जरूरत थी। आज अगर आप जो है येन रेडीली अवेलेबल नहीं करेंगे ना, तो दुनिया मूव कर जाएगी युआन की तरफ। युआन रेडीली अवेलेबल नहीं होगा, दुनिया मूव कर जाएगी पाकिस्तानी रुपये की तरफ। पाकिस्तानी रुपये रेडीली अवेलेबल नहीं होगा, दुनिया पाउंड की तरफ मूव कर जाएगी। होती है, मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि फिर क्या करें। अगर यही तो इंपैक्ट है सबसे बड़ा कि अगर इन केस आपको डी डॉलराइजेशन करनी है तो किसी और करेंसी में तो कन्वर्ट करने हैं ना अपने रिजर्व्स। आप कहते हैं कि आज मेरे पास 10 अरब डॉलर है, कल को क्या कहेंगे? मेरे पास 10 अरब क्या है? जो भी नई करेंसी है वो नई करेंसी रेडी अवेलेबल होनी चाहिए ना आपके पास। आपने से कैश करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर 10 अरब डॉलर को आपको, यार मुझे रेडीली अवेलेबल चाहिए कैश, मुझे कैश चाहिए। आपको सर मेरे अकाउंट में इसमें 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, सरकार वो 10 लाख सिर्फ फिगर्स में है, कैश में नहीं है। आप कहते हो सरकार 10 लाख में से 1 लाख रुपए मैंने उठा के दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया, उसने ऑनलाइन टक 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 ट्रांसफर कर दिया, आपने कैश जाता खुद देखा है। लेकिन जब आपने कैश निकलवाना है तो तब कैश का होना जरूरी तो है। एक बंदा कहे सर कैश ही नहीं है, तो सर भी मैंने 10 लाख सर में मारना है अपना, तो जब 10 लाख मेरा 10 लाख है ही नहीं, कैश में तो अवेलेबल ही नहीं है मुझे, तो क्या इतनी रेडीली को करेंसी अवेलेबल होगी दुनिया में? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो अभी नहीं समझ आ रहे। वो अभी दुनिया शायद इसलिए भी सोचना नहीं चाह रही क्योंकि अभी दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ अभी जा रही है, अभी हुआ नहीं है। बड़ा कुछ होगा, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो अभी देखने वाला है कि दुनिया क्या करेगी एट द एंड ऑफ द डे। की बात भाई, डिजिटल करेंसी है, आज भी एग्जिस्ट करती है, डिजिटल करेंसी आज भी मौजूद है, लेकिन डिजिटल करेंसी उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में, राइट। पुराने दौर में थी जब दुनिया को पता नहीं था डिजिटल करेंसी के बारे में। दुनिया ने सरकार 40-40 बिटकॉइन के 2-2 पिज़्ज़े भी खरीदे हुए हैं। ठीक हो गया, वो जिसने खरीदे हैं ना वो अपने सर में मारता है वो पिज़्ज़ा।
हाँ, वो भी तक हजम नहीं हुआ उसे। हाँ, कमल हुई है उसे उस पिज्जे की वजह से ही। ऐसे ही है भाई, अंदाजा लगाएं, 60 से 50 हजार डॉलर का एक बिटकॉइन है। 40 बिटकॉइन का मतलब अंदाजा लगा लें आप, 2 मिलियन बिटकॉइन हो गए। 2 मिलियन को आप जरा मल्टीप्लाई कर लेना उसके साथ, वो तो भाई बंदा तो जो है वो करोड़पति हो बंदा। जो भी जिस बंदे ने जो है वो कहे भाई 10 करोड़ के मैं 2 पिज्जे ही खा गया हूं। यार प्रॉब्लम देखा तुम को पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है ना, उसमें फ्रॉड बहुत है। बात समझ आती? आप अभी तक बिटकॉइन और बाकी चीजों को क्यों लीगलाइज नहीं कर सके? क्योंकि आपके मुल्क में इतना फ्रॉड होता है ना। आपका अमेजोन आपके मुल्क में था, ठीक है, आपको उन्होंने निकाल दिया अमेजोन से आपकी हरकतों की वजह से, ठीक है। जो आप चीजें बेचते थे, ठीक है जी, बेचते कुछ थे, और जब आप चीजों के पैसे लेने के बाद उनको ईंटें बेच दिया करते थे, पत्थर बेच दिया करते थे, साबुन बेच देते थे, ठीक है जनाब। उन्होंने निकाला, आपको मारा पर इस तरह की। अब अंदाजा लगा लें, ये तो हरकतें कर रहा है आपको कौन। तो आपकी कौम को जब इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर आपकी कौम को कौन भी एक्सेप्ट करेगा? फिर हम कहते हैं दुनिया में तो हमारी सुनती नहीं, अच्छा करती नहीं सुनती। हाँ, वो जनाब को बंदे से किसी ने मौलवी से पूछा, भाई जनाब हमारी जो है ना दुआ कबूल नहीं होती। वो कहता है भाई मेरी बात सुने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कौन सा जुर्म ऐसा है जो आप नहीं करते, और कौन सा गुनाह ऐसा है जो आपकी कौम नहीं करती। कौन सा ऐसा गुनाह है जो आपकी कौम नहीं करती? शुक्र करें पत्थर नहीं बरसते। अब आप मुझे ये कह रहे हैं दुआ नहीं कबूल हो रही। शुक्र करें चपेड़े नहीं आ रही ऊपर से। समझ आ रही है? आप मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब दुआ कबूल नहीं हो रही। वहां तो एक एक गलतियों के ऊपर क्या क्या कुछ होता रहा है पुरानी कौमों के साथ। ये तो खुदा का शुक्र अदा करें कि अभी सिर्फ दुआ ही कबूल नहीं हो रही। ये कुछ साथ उसके एक चपेड़े आ रही होती ना साथ साथ, इधर जो बैठी हैं दोनों, वो सामने आके दड़ दड़ करके वापस चले जाते हो और आप ढूंढते फिरते हो उनको कि भाई चपेड़ आई किधर से है, समझ नहीं आ रही। समझ आ गई? तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके लिए। तो एक इशू है जो कि अभी तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। नोट कीजिएगा जी, पॉइंट नंबर 4 लिखें जी, इसको लिखें। इन केस ऑफ डी डॉलराइजेशन, इन केस ऑफ डी डॉलराइजेशन द कंट्रीज have to shift their existing reserves to another currency. The countries have to shift their existing reserves to another currency / currencies. Their existing reserves to another currency / currencies. पॉइंट नंबर 5 देखिएगा जी, पॉइंट नंबर 5 इज द वर्ल्ड, इज देयर, लेकिन इज देयर अ करेंसी, इज देयर अ करेंसी readily available currently in the world? Is there a currency readily available currently in the world? समझ आ गई बात? लेकिन वो है कोई नहीं। कौन सी करेंसी ऐसी है जो आपको लगता है कि अभी रेडीली अवेलेबल है, जो कि यूएस डॉलर को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है? कोई भी नहीं अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं। रिप्लेस करेगी डॉलर लेगा, कौन सा? डॉलर के तो ही नहीं है डॉलर में। भाई मैं यही तो कह रहा हूं, रिजर्व्स पड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूएस डॉलर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिजर्व्स में चेंज होता जाएगा, आप उसको एक्सचेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी नहीं जा रहे, आप बैंक में जाके तो वापस कर ही सकते हैं ना भाई, उसी का नया डॉलर, नया नोट ले सकते हैं या उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं किसी और करेंसी में। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर जिसने फॉर एग्जाम्पल नई करेंसी लॉन्च करनी होगी, उसको फिर यह नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कि सरकार आपको वो डॉलर लेकर वापस उनको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, और वो डॉलर आपका जाया होगा, उस पर सिर्फ शकरकंदी रख के खा सकते हैं आप। समझ आ गई बात? वही बचेगा और क्या बचेगा पीछे। यही तो प्रॉब्लम होगा। देखिए अब जो, यही तो मैं आपको आर्ग्यू कर रहा हूं कि जो भी इसको रिप्लेस करेगा वो एक ऐसा अजाब सर पे लेगा जो कि फिर उसको पूरा भी करना पड़ेगा, वरना फिर वो इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता। तो डॉलर से यूएस से हम कर लें फिर क्या ट्रेड कर लें? आप सिर्फ उतनी रखें, लेकिन हर कंट्री की ट्रेड यूएस के साथ नहीं होती। हर कंट्री की ट्रेड यूएस के साथ नहीं होती। अब आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड होती है आपकी 10 लाख रुपए की, पैसे आपके पास पड़े 50 अरब रुपया, आपको तो सरकार 50-100 साल चाहिए वो 50 अरब रुपया पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपको वो यूएस डॉलर कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है।
आहिस्ता 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 आहिस्ता, और वो चेंज करना पड़ेगा उसके अंदर। समझ आ गई बात जी? युआन कैन रिप्लेस डॉलर, ये भाई सुनने वाली बात ही है कि युआन कैन रिप्लेस डॉलर, राइट? क्या चाइना खुद रेडी है ये इसको काम करने के लिए? चाइना ने तो बल्कि भी करेंसी नहीं लॉन्च कर दी है ना। युआन तो उनके पास वो है जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। उन्हें नई करेंसी लॉन्च की रेनएमबी। रेनएमबी जो उनकी करेंसी है ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है जी? वो रेनएमबी कहते हैं उसको। पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन अब बात हुआ भी कोई पता नहीं है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही अभी इनकी, राइट? लेकिन बहरहाल अभी ये भी देखना है ना कि आप वो करेंसी रेडीली अवेलेबल है भी कि नहीं अवेलेबल। पाकिस्तान में तो युआन अवेलेबल ही नहीं है। आप जाएंगे कोई जी भाईजान युआन चाहिए, नहीं जाना, कहां जाना है? चाइना जाना है, डॉलर ले जाए भाईजान, वहां जाके चेंज करा लेना युआन से। बात समझ आ रही है? यही तो होता है। आप जाएं किसी करेंसी, आप किसी एक्सचेंज रेट वाले के पास जाएंगे, भाईजान मुझे जरा ऐसा कीजिएगा कि युआन दे दीजिएगा। वो कहां जाना है? चाइना जाना है भाईजान, आप डॉलर ले जाए, वहां जाके चेंज करा लेना। हाँ, ये बात भी ठीक है। युआन मुझे 10,000 लेकर जाना पड़ेगा, डॉलर में तो 10 इकट्ठे कर लेता हूं, 10 वहां जाके युआन खुद ही चेंज करा के वहीं से करूंगा। यहां से इतना ज्यादा कैश कैसे लेके जाऊंगा जेब में? एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टैंड ना। हर चीज तो नहीं ना एक जो है वो सोल्यूशन, हर चीज का एक प्रॉब्लम भी होता है, इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? अब हेडिंग डालिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट पाकिस्तान, या बल्कि वाई पाकिस्तान लिखिएगा। वाई पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड इन ब्रिक्स, नॉट सीमेंट। वाई पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड इन ब्रिक्स। हम क्यों इंटरेस्टेड हैं जी ब्रिक्स में? क्या लगता है आपको? हाँ, हमने क्या बनाया? एटम। चल, इंडिया के पीछे इंडिया के पीछे जो इंडिया करेगा वो हम करेंगे। इंडिया में खबे हो गए, हम भी खबे। इंडिया नहर में तो हम भी नहर में। सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की के साथ हमारा जो है एक कनेक्शन बन जाएगा, तो उसके लिए हमारे लिए थोड़ी सी ट्रेड आसान हो जाएगी। लेकिन अब ये भी तो देखना है ना भाई मेरे कि ब्रिक्स के अंदर सारे कंट्रीज तो भी एडिड नहीं है। जो मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड्स आपके पास अपकमिंग पावर हाउसेस, इकोनॉमिक पावर हाउसेस, या आपके पास अपकमिंग या इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउसेस, हाँ ये कह सकते हो। तो इमर्जिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। और ठीक है, रशिया, चाइना, ठीक है, ईरान भी, सऊदीया भी, ठीक है। सो इसमें यह फायदा हो सकता है कि हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड इंक्रीज हो सकती है, और जो कि बहुत जरूरी है। दो हो गई बातें। और अच्छा, लेकिन अभी ब्रिक्स तो खुद अभी ब्रिक्स आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। हाँ, फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि मे बी पाकिस्तान में बी लुकिंग फॉर डी डॉलराइजेशन इन द फ्यूचर, ये बात की जा सकती थोड़ी सी। और आईएमएफ, लेकिन नहीं, आईएमएफ से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप एक न्यू आईएमएफ की तरफ फंस जाएंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आईएमएफ से आप छुटकारा। हाँ, एक फायदा ये होगा कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो आईएमएफ की तरह आपको जो है ना वो एसेटीज नहीं देगा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टेक्निक्स। आपके मुल्क में वो पैसे लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आपको इतना मौका दे देंगे कि आप खुद कमा लें, जिस तरह सीपैक के जरिए हो रहा है। सीपैक के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खुद बन रहे हैं, जहां पर चाइना के खुद इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान खुद कमाएगा, वही पैसे कमा के चाइना को क्या कर देगा, वापस कर देगा। आईएमएफ में ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा जी। थ्रू ब्रिक्स पाकिस्तान विल गेट अ चांस। थ्रू ब्रिक्स पाकिस्तान विल गेट अ चांस to be economically integrated with emerging economic powerhouses of the world. Economically integrated with emerging economic powerhouses of the world, like China, Saudi, Russia, India. Clear? Number 2, through BRICS,
a significant shift in Pakistan's foreign policy may be seen. A significant shift in Pakistan's foreign policy may be seen because it will help Pakistan increase bilateral trade with neighbors. It will help Pakistan increase bilateral trade with neighbors. Increase bilateral trade with neighbors. फायदा हो जाएगा ना. हमारी अभी नेबर्स के साथ नहीं बनती. नेबर्स के साथ ट्रेड शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली पीस भी आ जाएगा. नंबर 3, पाकिस्तान really want to focus. Pakistan really want to focus on geo-economic foreign policy. Pakistan really want to focus on geo-economic foreign policy. खान साहब के दौर में जब जो थे आपके शाह महमूद कुरैशी साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ओपनली ये कहा था कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू फोकस ओनली ऑन जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी. जियो मतलब जमीन, इकोनॉमिक मैं अपनी जमीन को सिर्फ इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करूंगा और इस्तेमाल होने दूंगा. जियो स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, मैं अपनी जमीन को सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड चीजों के लिए इस्तेमाल करूंगा या इस्तेमाल होने दूंगा. तो हम फोकस किस पे करना चाह रहे हैं? जियो इकोनॉमिक्स पे. हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या रहा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक रही है. वी हैव फेल्ड टू लुक इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एन इकोनॉमिक लेंस. वी हैव ऑलवेज सीन द वर्ल्ड थ्रू द सिक्योरिटी लेंस, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक पावर हाउस बन ही नहीं सके. समझ आ गई? आप अब फोकस करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी पे. दैट इज वाई आपने अपने मुल्क का जो नया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, जो मुईद यूसुफ साहब के ने बनाई थी खान साहब के दौर में, तो मुईद यूसुफ ने भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैन ओनली बी गारंटीड व्हेन पाकिस्तान विल बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस. आपकी सिक्योरिटी दुनिया के जिम्मे हो जाएगी जब आप इकोनॉमिकली पावर हाउस बन जाएंगे. केस इन पॉइंट साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, साउथ कोरिया बीइंग इकोनॉमिक पावर हाउस, राइट? कंट्रीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन साउथ कोरिया. समझ आ रही? वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर डिपेंडेंट है और दुनिया सिक्योरिटी खुद ब खुद उनकी पिकअप करती. उनको अपनी सिक्योरिटी की फिक्र ही कोई नहीं. उनको पता है हमें बचाने के लिए बाकी आ जाएंगे. केस इन पॉइंट ताइवान, इतना सा मुल्क है छोटा सा, दुनिया की 63% जो चिप है, राइट, वो चिप सारी की सारी वो प्रोड्यूस करता है. आपका कौन सा आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप से लेकर टीवी से लेकर कैमरे से लेकर, जिसके अंदर वो चिप नहीं लगती? राइट? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप जो होती है, सेमीकंडक्टर चिप, वो नहीं लगती. हर चीज में लगती है. 63% मार्केट शेयर, 63%. 18% फिर साउथ कोरिया का, 6% चाइना का, बाकी 13% पूरी दुनिया का. इतना सा मुल्क है जो 63% चिप प्रोड्यूस करता है. और आपको पता है ताइवान इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ 10 नैनोमीटर थिन माइक्रोचिप एज वेल. 10 नैनोमीटर थिन. अब आपको मैं बताता हूं 10 नैनोमीटर क्या है. मैडम ये पेपर दिखाएगा आपके पास जो है 10 नैनोमीटर. ये पेपर की आप चौड़ाई देख रहे हैं, चौड़ाई पेपर की मोटाई 10 nanometer is 10,000 times thinner than this piece of paper. I'm talking about 10 nanometers, not millimeters. सेंटीमीटर को भी छोड़ दें आप. 10 नैनोमीटर इज नॉट इवन केपेबल कि ना सिर्फ ना आपके पास जो है ना वो ये एप्पल ना सैमसंग कोई भी नहीं बना पाता. 10 नैनोमीटर इतनी बारीक चिप भी बनाते हैं ये लोग.
ये हमके पास TMNC है, इसके पास ताइवान मैन्युफैक्चरिंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, TSMC इनका, वो सारी की सारी ये मैन्युफैक्चरिंग करती, इकोनॉमिक पावर हाउस है ना। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू फोकस इट्स एंटायर फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। और जियो इकोनॉमिक्स इसके अंदर फायदा ही होगा कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी ही फॉर एग्जांपल फोकस करने के लिए किस पे है, इकोनॉमिक्स पे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी वाकई किस पे शिफ्ट हो जाएगी, जियो इकोनॉमिक्स पे। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया? ये 3 था, पॉइंट नंबर 4 पे आज। पॉइंट नंबर 4, बल्कि इसको पॉइंट को पहले समझ लेते फिर आपको लिखवाता हूं। 2016 में जब लाल किला दिल्ली पे खड़े होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को रीजनल आइसोलेशन की धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे, दुनिया में क्या कर देंगे, तनहा कर देंगे। ये पिछले दिनों की बात है, राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे हम एटॉमिक अटैक करेंगे, जिसके ऊपर जो है वो उमर अब्दुल्ला जो थे, सॉरी फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के पुराने अपना चीफ मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने कहा था कि जनाब आप अटैक करके देखें, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास भी क्या है, इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसको फिर मोदी साहब ने अपनी तकरीर में भी इस्तेमाल किया था, ये जो उन्होंने यूपी में आखिरी तकरीर की थी अपनी, उन्होंने कहा था जनाब यहां पे कुछ लीडर्स कांग्रेस वाले जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, वो कहते हैं हमने वो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, तो मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझे वोट दें तो हम पाकिस्तान की चूड़ियां पहना देंगे। बात समझ आ रही? तो वो इस तरह के आर्गुमेंट्स रन करते हैं, बात फॉलो हो रही? तो उसमें मोदी साहब ने जब कहा था ना कि रीजनल आइसोलेशन की तरफ हम पाकिस्तान को भेज देंगे, ब्रिक्स का मेंबर बन के ना पाकिस्तान इंडियन प्लान ऑफ रीजनल आइसोलेशन को काउंटर करेगा। हम रीजनली आइसोलेट नहीं होंगे। अगर हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाते हैं ना, वो जो रीजनल आइसोलेशन वाला इंडिया का प्लान है ना, वो खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? इसीलिए उस प्लान के बाद 2016 की तकरीर के बाद पाकिस्तान ने कोशिश करके 2017 में अगले साल एससीओ की मेंबरशिप ली थी कि चलो एससीओ के मेंबर बने, रीजनल आइसोलेशन को हम क्या करें, काउंटर करें। अब वो प्लान आ रहा है ब्रिक्स की तरफ कि अगर हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाएं, इसका मतलब हम चाइना, हम रशिया के साथ एक और प्लान की तरफ जो है मूव कर जाएंगे, एक और अरेंजमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, और उस अरेंजमेंट में आइसोलेशन अल्टीमेटली नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट जो अंडरस्टैंड करने वाला है, नोट कीजिएगा। थ्रू ब्रिक्स पाकिस्तान प्लान्स, थ्रू ब्रिक्स पाकिस्तान प्लान्स टू काउंटर द थ्रेट ऑफ रीजनल आइसोलेशन। Pakistan plans to counter the threat of regional isolation. ले लो की बात? वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान ना वैसे भी आइसोलेट दुनिया में नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आधी दुनिया के तो हमने पैसे देने, जिसके हमने पैसे देने ना वो हमें नहीं छोड़ेगा। हम उसे कहेंगे भाईजान सानू जान दोगे ना, नहीं भाई, ओके भाईजान मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दोगे जी, मैं माफ करना चाहता ही नहीं होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं रीजनली आइसोलेट हो जाऊं, यानी हम नहीं आपको होने देंगे। तो ये अगर आपको कोई पूछे कि कर्जा लेने का फायदा क्या हो, तो ये एनालिसिस होता है, इस तरह एनालिसिस किया जाता है, जिसपे नंबर आपको जो है थोड़े से मिलेंगे। समझ आ गई बात? तो ये बेहतर तरीका है एनालिसिस करने। तो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए। 3 4 4 5, वाह जी वाह। देखिए पॉइंट नंबर 5, थ्रू ब्रिक्स Pakistan plans to move away from the SATs of IMF. Pakistan plans to move away from the SATs of IMF, structural adjustment techniques of IMF. समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 6, why Pakistan wants to join BRICS? Pakistan wants to strengthen its relations with China more. Pakistan wants to strengthen its relations with China more and attract better relations with Russia. And attract
better relations with Russia. सवाल है जी सर, why Pakistan and India both political leaders arguments revolve around each other's enmity and war? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है जी, नफरत बड़ी आसानी से बिक जाती। जो आपके पास पीस होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं बिकता। नफरत बहुत आराम से बिक जाती, बहुत आराम से। वो चाहे मेंबरों से हो, ठीक है जनाब, या वो चाहे पार्लियामेंट से हो, समझ आ गई बात, या वो जलसागाहों से हो, या मीडिया के जरिए हो। आसान काम है ना। सोशल मीडिया ने तो ज्यादा आसान कर दिया। आप घर बैठे जिस मर्जी पे तनकीद कर दें, आप क्या जाता है ठीक है जनाब, घर बैठे एसी चलाएं, टाइम भाजन बंदा ठीक नहीं, अगला पोस्ट अगली में चले जाए, ठीक है जनाब, जो मर्जी करें, आपको तो पूछने वाला कोई नहीं। आसान काम है ना सारे के सारे। जमाने जाहिलियत में जो है वो तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे ना, जब तकरीरी मुकाबले, तो उसके अंदर जो है ना वो डिबेट्स जब होती थी ना, तो सो आई ऑलवेज यूज टू मैं हमेशा एक कहानी लिखा करता था अपनी तकरीर में। तो कहानी का फायदा पता क्या होता है? यू नो, अटेंशन एकदम ग्रैब होती है ऑडियंस की। तो वो ये छोटे मियाँ साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इन्होंने ना चीफ मिनिस्टर पंजाब डिबेटिंग कंपटीशन स्टार्ट कराया। उस दौर में 2-2, 3-3 लाख रुपए मिला करता था फर्स्ट पोजीशन का, जो पंजाब को जीतता था। 2-3 लाख रुपया उस दौर में 2010-11 दौर में भाईजान बंदा कहता था मुकते ही नहीं, बांटो जितने मर्जी बांटो, ठीक है जनाब। कजम्स के अंदर बंदे का लेवल ही और होता था, ठीक है जनाब, भाई पैसे ही बहुत होता था। अल्लाह का शुक्र, डिपेंडेंट ही कोई नहीं है, ईद किससे मांगने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जनाब। आपको वो चाहिए तो बताएं, ठीक है जनाब। तो वो सूरत हाल होती थी। तो उन्होंने ना फाइनल का टॉपिक दे दिया, सोशल मीडिया के असरात करके कोई टॉपिक आ गया। मैं कहा यार इसमें बंदा क्या कहानी लिखे। टॉपिक आता था ना कि दौलत हर मर्ज की दवा है, इस तरह की टॉपिक, तो उसमें बंदे कहानी लिख लिया करता था। मैं और मेरे एक सर होते थे, हम बैठते थे, तो फैसल कमाल हैदरी साहब मेरे प्रोफेसर थे। अल्लाह ने ना उनको एक खूबी, एक नेमत नहीं दी थी, बाकी सब नेमतें दी थी। वो नाबीना थे, राइट। अल्लाह ने उनको नजर की नेमत नहीं दी थी। उस बंदे का बला का हाफजा था, बला का हाफजा। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आप उस बंदे से बात करें ना, आप 6 माह के बाद उस बंदे से दोबारा सलाम लेंगे ना, वो आपको अपने नाम से बुलाएंगे। इतना हाफजा था उस बंदे का कि उसको वो बात उसके जहन में कभी भी नहीं जाती। अल्लाह ने एक नेमत नहीं दी थी बस उनको, अल्लाह ने उनको इतनी की नेमतें और दी हुई थी ना। वो पाकिस्तान के पहले नाबीना उर्दू के पीएचडी भी थे, इंग्लिश के पीएचडी भी थे। तो मुझे याद, मैं सर मैं सेमीफाइनल का टॉपिक आया है, दौलत हर मर्ज की दुआ है, और बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं कहा सर इसमें कोई कहानी नहीं बनती, लिखो। वो ना शायरी भी करते थे। अच्छा, उनको ना उधर बैठ के वो कहते हैं ना आमद होती है शोरा को, कहते हैं वो एक शेर आया, ये लिखो। मैं कैसे लिखवाएं शेर? उन्होंने मुझे अभी तक याद, उन्होंने शेर लिखवाया कि बड़ी खूबसूरत शेर था। दौलत हर मर्ज की दुआ है कि अपनी बूढ़ी माँ की खातिर एक लड़की नौजवान ले तो आई है दवाई पर जवानी बेचकर। सच को क्या लिखेगा इस दौर का अहले कलम, वो तो अपना पेट भरता है कहानी बेचकर। राइट, यहां से शेर उन्होंने स्टार्ट करवाया था कि आप लिखो, यहां से स्टार्ट करो। वो एक कहानी थी जो कि हमने लिखी। तो मुझे अभी तक याद है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया। मैं कहा सर इस पर क्या कहानी लिखे, करते हैं कुछ। उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज दी कि यार चाय बनाओ। चाय बनाई, अब चाय पी जा रहे हैं, मैं भी पी जा रहा हूं। मैं कहा सर कुछ सोच रहे हैं? हाँ यार सोच रहा हूँ, कहानी सोच रहा हूँ। मुझे भी तक याद है उन्होंने कहानी एकदम बैठे बैठे ना, वो चाय उन्होंने खत्म की, यार कहानी याद आ। सर क्या लिखो, लिखो, कलम उठाओ, कलम उठाओ। मैंने उठाया तो मुझे अभी तक याद, उन्होंने लिखवाया कि मैंने अपने नरम गुदाज सोफे पर बैठकर आज सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मैं आफिया सदीकी के हक में एहतजाज करता हूं। तो अली वकार, इस सोशल मीडिया के दौर में कितना आसान है अपनी बहन की लुटती इज्जत पर आंसू बहाना। लिखो। मैं कहा सर क्या कहानी शुरू की यार। और वो फिर एक फ्लो बनाया उसका सोशल मीडिया के ऊपर। फिर हमने ना वो जोड़ना शुरू कर दिया आर्गूमेंट सारे के सारे। वो कोई लिख रहा है सोशल मीडिया के साथ ये होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, फलां होता है, ठीक है जनाब। वो हम एक और डायमेंशन की तरफ जो है वो पूरी की पूरी स्पीच को जो है वो ले गए, लेकिन जीत गए, ठीक है जनाब। तो कहने भाई मीर ओ हो पैसा ही पैसा, ठीक है जनाब। तो वो वाला सिचुएशन जो थी वो बड़ी एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन थी। वो एक उनका शेर मुझे अभी तक जो है ना वो हमेशा जो है वो याद आता है। बड़ा खूबसूरत शेर था। वो कहते थे कि बल्कि एक तो पूरी नज़म है वो, लेकिन उस नज़म को जो है वो अंडरस्टैंड करने की बजाय वो आखिरी उनकी लाइन बड़ी मुझे हमेशा याद आती थी कि गैरत को क्या हुआ आज के
अहले की आदत की, वतन को लूटते भी हैं, वतन को मां भी कहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत शेर था उनका कि गैरत को क्या हुआ, आज के अहले की आदत की, वतन को लूटते भी हैं, वतन को मां भी कहते हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ा खूबसूरत शेर था, उस पर एंड किया था हमने वो तकरीर ना, इट वाज अ वेरी गुड डिबेट। तो वो एक तकरीरी मुकाबले और वो नॉस्टैल्जिया, राइट। आए जी अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या पॉइंट हमने आखिरी लिखा? हाँ, पाकिस्तान वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशंस विद चाइना मोर एंड अट्रैक्ट बेटर रिलेशंस विद रशिया। जाहिर बात है चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर है, हमें इसको मजीद क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, और रशिया को थोड़ा सा बेटर रिलेशंस की तरफ आप समझ लें माइल कर, इस तरफ आने को अंडरस्टैंड करते हैं। पॉइंट नंबर 6 6.5 जो भी यार आप लोगों का बनता, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात। लिखो भाई, पाकिस्तान हैज stopped responding to the US carrot and stick model. Pakistan has stopped responding to the US carrot and stick. Carrot भाई गाजर, carrot and stick एक मॉडल है, इसका नाम है कैरेट एंड स्टिक मॉडल। पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस कैरेट एंड स्टिक मॉडल। जो इंसान अपने पालतू जानवर को कैरेट खिलाता है ना, सिर्फ वही इंसान अपने पालतू जानवर को ना थोड़ा सा आंखें भी दिखा सकता है, और पालतू जानवर सिर्फ उसकी आंखें बर्दाश्त करता है जो उसको कैरेट भी खिलाता है। बात समझ आ रही है? आपका पालतू जानवर है ना, आप उसका ख्याल रखते हैं ना, आप उसको थोड़ा चुप करके बैठ जाता उधर ही। अगर आप उसको कैरेट नहीं ना खिलाते, मतलब उसका ख्याल नहीं रखते, और आप कोई और हैं, आप उसको करके करते ना, कहता भाईजान क्या बात है, क्या बात है भाई, साढ़े नाल वैर तो सीधे सीधे फैर। ठीक है जनाब, वो जंप मारता है आपके ऊपर। तो पाकिस्तान ने स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू यूएस कैरेट एंड स्टिक मॉडल। यूएस का तरीकाकार बड़ा सिंपल सा था, कैरेट एंड स्टिक, गाजर खिलाई जाओ ते मारी जाओ, गाजर खिलाई जाओ ते मारी जाओ। समझ आ रही? हाँ, अप्रिशिएट भी करो, राइट, और काम भी निकलवाओ, पैसे दे जाओ, डू मोर, पैसे दे जाओ, डू मोर। पाकिस्तान ने कहा भाईजान बस, इनफ इज इनफ, अब नो कैरेट एंड स्टिक मॉडल। तरीकाकार है, हम आएंगे अपने तरीकेकार के ऊपर बात करेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे, हमारी जरूरत है तो हमसे काम ले लो, नहीं जरूरत तो भाईजान अपने घर जाओ। तो बिकॉज पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस कैरेट एंड स्टिक मॉडल, दैट मींस पाकिस्तान नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेन पॉलिसी नाउ। हमें यूएस से दूर जा रहे हैं ना, हम किसी और तरफ तो जाएंगे ना, अब हम तो हमें निकलना पड़ेगा, किसी और तरफ जाना पड़ेगा। नोट कीजिएगा क्या लिखा हमने, पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस कैरेट एंड स्टिक मॉडल। दिस मींस Pakistan has realized that rise of East is no more a myth, it is a reality. Rise of East is no more a myth, in fact a reality. समझ आ गई बात? राइज ऑफ ईस्ट राइज कर रहा है ना, ये ऐसे भी आया था आपके सीएसएस के पेपर में, राइज ऑफ ईस्ट इज अ थ्रेट टू वेस्ट। ये सारा करंट अफेयर ही है, राइज ऑफ ईस्ट इज अ थ्रेट टू वेस्ट। आपका ये सारे